नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा हम लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट कर चुके थे अपने बायो का। आज हम प्रारंभ करेंगे अपना लेक्चर नंबर 11। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। और हम इसी तरह से आगे आपके वीडियो कंप्लीट कराता रहूंगा। मैं आपको बायोलॉजी और ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। दोस्तों, हम 10 कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हम पढ़ रहे थे सेल। तो सेल की स्टडी को हम पढ़ रहे थे, जो कि मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ हम क्या क्या पढ़ रहे थे। देखो दोस्तों, ये था आपका एनिमल सेल और ये था आपका प्लांट सेल। इसमें कुछ मैंने ये बताया था, अगर आप एनिमल सेल को ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें क्या क्या है। इसमें केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है। आप जब इसमें देखोगे तो ये जो केंद्रक है इसके बाहर आपको गोल्जी ये मिलेंगी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER। इस तरह से कुछ बॉडी इस तरह से कुछ मिलेंगी, जो चपटी सी होती है कुछ कुछ। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें देखना आप। तो इसमें भी ये चीज मिलेंगी। इस पर थोड़े थोड़े से दाने मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। तो इस पे भी ये राइबोसोम मिलेंगे और कुछ पे नहीं मिलेंगे, तो उसमें भी यही कंडीशन होंगी। तो ये कुछ सेम सेम कंडीशन है। फिर इसमें आपको मिलेंगे जैसे स्मूथ ER, तो इसमें भी वो चीज मिलेगी, स्मूथ ER। फिर इसमें आपको मिलेंगी गोल्जी बॉडी, इसमें भी आपको गोल्जी बॉडी मिलेगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। इसके अंदर लाइसोसोम मिलेगा, जो कि इसके अंदर नहीं होगा, जो मेजर पार्ट है। इसके अंदर आपको सेंट्रोसोम्स मिलेगा, जिसके अंदर ये सेंट्रोसोम्स नहीं मिलेंगे। देखो कौन कौन सी चीजें जो एनिमल सेल में मिलती है प्लांट में नहीं मिलती। एक तो ये लाइसोसोम जो केवल एनिमल सेल में मिलेगा। सेंट्रोसोम्स ये केवल एनिमल सेल में मिलेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पार्ट जो है जो इसके अंदर है वो इसके अंदर है, अगर आप सारा कुछ देखेंगे। हाँ, इसमें जो डिफरेंस है, इसके अंदर आपको वैक्यूलस देख रहे होंगे तो बहुत छोटे हैं, या आप ऐसे समझ लो कि ना के बराबर है। जबकि इसमें आप वैक्यूलस देखोगे ये तो बहुत बड़ा सा है। तो प्लांट सेल में आपको जो वैक्यूलस मिलेगा, जो कि एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में आपको सेंट्रोसोम्स और लाइसोसोम मिलेंगी, जो कि प्लांट सेल में नहीं मिलेगी। तो मैं यही सारे के देखो, मैंने बताया था कि सेल के अंदर जब आप देखोगे तो दो चीजें होती है मेनली। एक तो होता है ये केंद्रक, और एक होता है ये जेली जैसा पदार्थ भरा होता है जिसमें ये सारी चीजें इस तरह से बिखरी हुई है, मतलब तैर रही है, डली हुई है। तो जिसमें कौन कौन है, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम्स है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है। और ये इस तरह से गोल्जी बॉडी मिलेंगी आपको, ER मिलेंगी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर इसके ऊपर आपको मिलेंगी क्या, ये राइबोसोम मिलेंगे, छोटे छोटे दाने। तो इन सबको एक एक करके आपको पढ़ना है। इन्हीं को मैं पढ़ाने वाला हूँ अब आपको। दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो इसमें से पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और दोस्तों ये देखोगे आप, एक सेल के अंदर ये बहुत सारे हैं, जैसे ये बना है, ये बना है, और भी यहाँ बहुत सारे, मैंने कुछ ही बनाए हैं। जैसे प्लांट सेल में भी आप देखोगे, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे मिल सकते हैं एक सेल के अंदर। तो मैं यही पढ़ा रहा था आपको। तो जब मैंने आपको सेल बताया तो सेल को फर्दर मैंने तीन पार्ट्स बांट लिए थे। एक तो सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, जैसे अपन घर के चारों तरफ बाउंड्री कर लेते हैं, ठीक वैसे ही। तो देखो एनिमल सेल में आपको कोई भी सेल वॉल नहीं मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी आपको, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल होता है इसमें ये सेल वॉल देखने को मिलेगी, आपको अलग दिख रही होगी, मोटा सा। तो ये क्या करता है, प्लांट की सुरक्षा करता है, मतलब आपको ये समझ लो उसको अलग से सुरक्षा मिल चुकी है प्लांट को। अगर आप सेल वॉल देखोगे और सेल मेम्ब्रेन देखोगे, इनके बारे में थोड़ी सी जिक्र करेंगे आप। फिर आपने सेल को दो पार्टों में बांट लिया मेनली, एक प्रोटोप्लाज्म, एक वैक्यूलस। अब जब आप प्रोटोप्लाज्म की बात करोगे तो ये सारा है, इसको मिला के और इसको मिला के। जब इसके अंदर जाएंगे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, तो आपको फिर दो चीजें मिलेगी, एक साइटोप्लाज्म और एक केंद्रक। यानी कुल मिला के ये जो है इसको बोलेंगे, ये जो द्रव भरा होगा इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, यानी ये सेल के अंदर का पार्ट। और इसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को जो मिला के बोलेंगे वो आप बोलेंगे इन दोनों को मिला के बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो ये है केंद्रक, ये है आपके साइटोप्लाज्म, और इन दोनों को मिला के बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से। एक हो गया केंद्रक के अंदर जो मिलेगा आपको द्रव, केंद्रक द्रव। और एक मिलेगा आपको जो सेल के अंदर इस तरह से भरा होगा, जिसे अपन कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के कौन कौन से पार्ट है, तो आप देख रहे होंगे साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम्स है, और राइबोसोम्स मिलेंगे, SER मिलेंगे, ER मिलेंगे, RER। ये सारे के सारे आपको किसके पार्ट मिलेंगे,
ये इस लिक्विड के पार्ट मिलेंगे। लिक्विड मतलब साइटोप्लाज्म के पार्ट। तो साइटोप्लाज्म के बाद दूसरा ये केंद्रक पड़ेंगे। तो इसमें दो पार्टों में बायोलॉजी को फिर बांट लेंगे आप, दस सेल को दो पार्टों में बांट लेंगे। एक ये साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन है, और दूसरा केंद्रक के अंदर क्या क्या है। तो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी छोटी छोटी सारी चीजें, यानी सबसे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सारे पार्ट्सों को एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा था साइटोप्लाज्म में आपको ईआर मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगी, राइबोसोम मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा। गोल्जी बॉडी क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ कुछ आपको ऐसी माइक्रो बॉडीज मिलेंगी ये वाली, इनको नाम देते हैं अपन गोल्जी बॉडी। तो ये भी पढ़ेंगे। अब इनका एक एक करके काम पढ़ना है, क्या काम है। तो ये मैं सब पढ़ा चुका था। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आप आज अपना लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने अभी आपको बताया था सेल होगा, जैसे ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये केंद्रक है, और ये है इसका साइटोप्लाज्म यानी जेली जैसा द्रव। और इस जेली जैसे द्रव में आपको ऐसे बहुत सारे क्या मिलेंगे, थोड़ी सी लंबी सी आकृति इस तरह से, और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। तो इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं अपन। तो यह पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में दोनों में होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, देखेंगे आप। तो ये जो है ना, एक बार देखो फिर से, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, तो ये दोनों में मिलेंगे, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है। यह बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। अच्छा, ये बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। जब आपने बायोलॉजी को 5 पार्टों में बांटा, तो 5 किंगडम, तो सबसे पहले पढ़ा था आपने मोनेरा। इसी मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया पड़े थे। और बैक्टीरिया में मैंने बताया था एक थैलासा होता है, और बस उसी में सब बिखरा हुआ होता है ऐसे, बस सब कुछ उसमें ऐसे। तो इसमें ऐसे डीएनए होता है जो बिखरा हुआ होता है, सब कुछ इसी में होता है, जैसे बलून में सब कुछ भर दिया हो आपने एक साथ। तो इस बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसमें स्वयं का डीएनए होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे खुद का डीएनए है, बाकी सब पे खुद का डीएनए नहीं होता। ये डीएनए आरएनए आपने नाम सुने होंगे, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में और जिक्र करेंगे। तो इस पर खुद का डीएनए होता है आगे। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये टॉप मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो यही वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बनता है। और दूसरा सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में बनता है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसकी खोज किसने की थी, कॉली करने की थी इसकी खोज। पढ़ लेना, इसे इंपोर्टेंट है। खोज हमेशा इंपोर्टेंट होती है क्योंकि ये कभी भी पूछ ली जाती है फैक्ट में। तो इसकी खोज की थी कॉलिकर ने। हाँ, 800 1800 सॉरी 1880 से लेकर 1890 में आल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। तो ये डायरेक्ट ये नाम पूछा था कि बायोप्लास्ट किसका नाम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ही दूसरा नाम है। और इसी बायोप्लास्ट को आल्टमैन ने, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को आल्टमैन ने क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये 3 फैक्टर इन्हें आप डायरेक्ट याद कर लेना। तो सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, आल्टमैन ने इसे क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया, कॉलिकर ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। यह कोशिका में पाई जाने वाला एक गोलाकार अथवा सूत्राकार दानेदार संरचनाएं होती हैं, सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। तो जब आप सेल के अंदर देखोगे ना इस तरह से, जो मैंने अभी बताया, तो ऐसे छोटे छोटे लंबे से मिलेंगे सूत्राकार, हल्के से लंबे होते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं, थोड़े से ऐसे। तो इस तरह से संरचनाएं होती है, तो बहुत छोटी छोटी होती है। वो दिखने में सेल मैंने बनाई है बहुत बड़ी सी, इसलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है। आगे देखते हैं। बाह्य परत चिकनी तथा अंदर की परत अंगुलियों के समान अंतर बर्लन मिलते हैं, जिन्हें क्रस्टी कहते हैं। मैं समझाता हूँ, ये डायग्राम देखो। ये जैसे ऐसे समझो, आपने जैसे कोई आम है, मैंगो है, उसे जस्ट बीच में से ऐसे काट दिया, और फिर मैं उसको इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कोई आम है, इसको बीच में से काटे, तो वो इस तरह से दिख रहा है आपको आगे से। तो ये देखो, ये है अब आपका, ऐसे समझो कोई गोल सा था ये, जैसे बीच में से छुरी से काटे तो बीच में ये ऐसा दिखाई देगा। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये संरचनाएं दिख रही होंगी आपको कुछ कुछ ऐसी। ये कुछ कुछ संरचना इस तरह से दिख रही है, जैसे ये दिख रही कर कन्फर्म, ये दिख रही जैसे आपको, जैसे ये दिख रही होगी आपको ये वाली संरचना, जैसे ये वाली संरचना आपको दिख रही होगी, जैसे ये दिख रही होगी तो हल्की सी नुकीली। ये उंगलियों जैसी संरचना है, जैसे आपकी उंगली होती है ना, ऐसे ऐसे करके देखो, इस तरह से संरचना है ये। तो इन्हीं संरचनाओं को कहा जाता है, इसके अंदर कैसी अंगुलियों जैसे, अंगुलियों के समान मिलती है, इनको क्रस्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में, क्रस्टी जैसी संरचना आपको कहाँ मिलेगी, क्रस्टी वाली संरचना कहाँ मिलती है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलेंगी आपको। क्रिस्टी पर F1 सतह पर
अपन पार्टिकल्स अथवा ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे ऑक्सीसोम का संबंध किससे है, तो आप याद रखना सीधे माइटोकॉन्ड्रिया से है। ये देखो, ये यहाँ पर छोटे छोटे दाने मिलेंगे आपको, ये दिख रहे होंगे। एक मिनट में आपको फिर से दिखाता हूँ, इसे थोड़ा क्लीन कर दूं। हाँ, ये देखो, ये आपको छोटे छोटे दाने दाने दिख रहे होंगे, इन्हीं दानों को कहा जाता है एफ वन पार्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ देना एफ वन पार्टिकल। इन्हीं पार्टिकल को क्या नाम से जाना जाता है, ये नाम याद रखना, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्रेब्स श्वसन चक्र श्रृंखला अभिगम तंत्र मिलता है। यानी मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। मतलब ये क्या करता है, जैसे आपका एक शहर है, अब शहर में कोई भी प्रोसेस होना है, कुछ भी मशीन चलना है, कुछ भी चलना है, तो उसके लिए आपको लाइट चाहिए। और लाइट के लिए या तो शहर में या शहर के बाहर बिजली घर होता है जो उसमें लाइट भेजता रहता है। ठीक वैसे ही सेल के जो ऐसे समझना, सेल का ये बिजली घर है। तो ये क्या करता है, सेल पूरी सेल में करंट पैदा करता है, यानी पूरे सेल को चलाने का काम करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल का पावर हाउस। सेल का पावर हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें अभी अब इसके पार्ट समझो। अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखना। ये जो अंदर वाली जो है ना, ये उंगली जैसी संरचना है, जिससे अपन क्रस्टी कह रहे थे, तो ये क्रस्टी कहते हैं इसे। इस पे स्वयं का डीएनए होता है। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, जो मैंने येलो करके रखा है, इस वाले पार्ट को अपन कहते हैं मैट्रिक्स। इसको कहेंगे मैट्रिक्स। और इस मेट्रोसॉक्स में, मेट्रो में आपको दिख रहे होंगे, मैट्रिक्स में छोटे 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 दाने, इनको कहते हैं राइबोसोम। और ये जो सबसे इधर है ना, ये इधर वाली जो लेयर बाहर वाली, जैसे जैसे आम का छिलका होता है, ठीक वैसे, इसको कहते हैं आउटर लेयर। फिर ये जो ब्लैक वाली जो पट्टी दिख रही है आपको, जहां से येलो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं इनर लेयर। ये आपकी हो गई इनर लेयर। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बस यही बनेंगे, या तो आपसे ये पूछेंगे ऑक्सीसोम क्रस्टी पे भी काफी क्वेश्चन बनता है, इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। और ये तीन फैक्ट है जिन्हें आप याद रखना, इसमें स्वयं का डीएनए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये किसका काम क्या है, मैंने कहा था ये क्या बनाता है आपका, जैसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये पावर बनाता है। और जो पावर देता है ना सेल को, वो किस फॉर्म में देता है, ये एटीपी के फॉर्म में देता है। ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट में से है। एटीपी के फॉर्म में देता है। एटीपी का फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो सिन ट्राई फास्फेट। अच्छा, ये क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को तीन चीजें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यानी आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खा लिया, जैसे रोटी खा ली, प्रोटीन मतलब आपने उसके लिए सब्जी खा ली, फैट के लिए आपने घी खा लिया, तो आपने कुछ भी खाया तो ये बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाएगा तो ये सेल के अंदर जाएगा। फिर इसका होगा ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, आपने कुछ खाया, फिर इस जैसे मैंने कोई रोटी खाई, मान लो एक रोटी खाई सब्जी से, उसमें घी भी है, उसमें ऑयल भी डला है, जैसे ही मेरी अंदर जाएगा बॉडी में, इसको पचाना चालू हो जाएगा, यानी मेरी अंदर की सेलें काम करना चालू कर देंगे, और इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। और जैसे ही ऑक्सीकरण होगा तो मुझे मिलेगी एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, तो एटीपी के फॉर्म में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि एटीपी के फॉर्म में कैसे बनती है। देखो, सबसे पहले ये एडिनो डाई फास्फेट होता है, डाई का मतलब दो, डाई फास्फेट फास्फेट के साथ मिलके क्रिया करते हैं, तो फिर एनर्जी बनती है, और CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तीन चीजें बनती हैं, ये तीनों चीजें निकलती, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, या सेल के अंदर जो एनर्जी होती है, वो किस फॉर्मेट में होती है, तो वो एटीपी के फॉर्म में होती है। बाकी इसमें ये क्रेब्स साइकिल पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, आपने ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ने की जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, इसके बाद एटीपी में बदलती है, ये एनर्जी मिलती है, इस पूरी साइकिल को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है। इसी में एक और सिस्टम मिलेगा जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र क्या होते हैं, तो क्योंकि एनर्जी निकलती है, और एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चलती है, तो इसमें से जो भी एनर्जी निकलती है उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन शेप में निकलती है, तो इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। तीसरा, इसमें फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया मिलेगी। फास्फोरिलीकरण क्या, मैंने आपको बताया था फास्फेट, तो फास्फेट जो रिएक्शन करेगा, उस रिएक्शन को कहते हैं फास्फोरिलीकरण।
तो ये तीनों ही पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं सेल के अंदर। तो पहले तो इसके अंदर क्रेब्स साइकिल मिलेगी, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र मिलेगा और फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया मिलेगी। तो ये तीनों के तीनों मिलेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो माइटोकॉन्ड्रिया पे बनते हैं। आप देखोगे सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है ये दोनों में पाया जाता है। इसमें स्वयं का डीएनए होता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये पूरी सेल में एनर्जी पैदा करता है। ये तीन फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। पॉलीकर ने इसकी खोज की थी, आल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। फिर आगे देखते हैं, इसमें छोटी छोटी ये गोलाकार सूत्र जैसी संरचना होती है, हल्की सी लंबी सी होती है, बस आप ऐसे समझ लो। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें उंगली जैसी संरचना मिलेगी जिसे अपन क्रस्टी कहते हैं। मैंने कहा था ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा जाता है। इस पर F1 पार्टिकल्स मिलेंगे जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार ये पूछा था कि ऑक्सीसोम का संबंध किस अंग से है, तो आप याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया से। फिर इसमें आपको क्रेब्स साइकिल मिलेगी। तो ये जो पूरी एनर्जी बनती है वो किस रूप में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। ये आपको याद रखना था बस। अच्छा, एक एटीपी में कितने कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 7.3 कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी। इसमें क्रेब्स साइकिल मिलेगी, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र मिलेगा और फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया मिलेगी। ये है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। हम पूरा डिटेल में देखते हैं। ये एक सेल है, ये सेल का है केंद्रक। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये है इसका केंद्रक। ओके दोस्तों, ये है इसका केंद्रक। अब आप इसमें यहाँ देखो ध्यान से। हाँ, ये इसका है केंद्रक और ये आपको चपटी चपटी शेप दिख रही होगी। इन्हें आप कहोगे स्मूथ ईआर एंड स्मूथ ईआर और रफ ईआर, जैसे अपन कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको दिख रहा होगा, ये कुछ कुछ गोल्डी बॉडी दिख रही है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया। हरी हरी लाइसोसोम दिख रहे होंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो आकृति देखोगे आप, ये जो दिख रही ना चपटी हुई आकृति, इन्हें कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इनमें देखो छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे आपको, ये हल्के हल्के से दाने, इन्हें कहा जाता है राइबोसोम। और आप इस केंद्रक को ध्यान से देखोगे तो इस केंद्रक में भी छोटे छोटे ये छेद दिख रहे हैं आपको दोस्तों, ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे होंगे। इन्हीं छिद्रों से क्या होता है, आपका लिक्विड अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होता है, थोड़ा थोड़ा सा। आगे देखते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे वापस आ जाते हैं अपन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप ध्यान से देखना। ये देखो, स्पेरिकल शेप में भी मिलेगा और ये इस तरह से थोड़ा ओव्यूलर शेप में भी मिलेगा, अंडाकार। अब आपने देखो दोस्तों, ये जो आप देखोगे ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, से बीच में से काट दिया। ये जो संरचनाएं दिख रही, इन्हें आप ये उंगलियों जैसे, इन्हें कहते हैं बिली। ये जो बाहर वाली संरचना आपको दिखेगी इसे कहते हैं आउटर लेयर। ये जो पर्पल कलर की दिख रही होगी, थोड़ी सी ब्लू कलर की, इसे कहते हैं इनर लेयर। और ये जो बीच में बड़ा है जेली जैसा पदार्थ, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब आप देखो तो देखो, ये है आउटर लेयर। ये जो डार्क की थी अभी, ये है इनर लेयर इसका। अब ये जो है इनर लेयर, इस इनर लेयर में आप देखोगे यहाँ मिलेगा एडिनो डाई फास्फेट। ये है, ठीक है, ये है आपका, ये एडिनो डाई फास्फेट। और फास्फोलीकरण की प्रक्रिया यही होती है। तो ये एडिनो डाई फास्फेट किससे मिला आपका, ये मिलेगा आपका, और एटीपी के फॉर्म में क्या निकलेगी, आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये शुगर से मिला और शुगर से मिलने के बाद एटीपी के फॉर्म में आपकी मिल जाएगी आपको एनर्जी। और इस वाले पार्ट को जो ऑरेंज हो चुका है इसको कहेंगे आप मैट्रिक्स। इस तरह से आपके पूरे सेल में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है दोस्तों। और इस तरह से आप देखो, ये हो गया सेल। इसे आप कह रहे थे मैट्रिक्स, तो आप इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला, अगला जो इसमें एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स। जब आपने सेल देखा था तो सेल में ये पढ़ लिया था आपने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगला पार्ट पढ़ते हैं इसमें,
और ये अगला है आपका गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी क्या है, देखो फिर से देखो आप एक बार ध्यान से। ये जो आपको मिलेंगी ना इस तरह से संरचनाएं मिलेंगी, ये वाली संरचनाएं, ये तो लाइसोसोम है, ये वाली संरचनाएं मिलेंगी आपको, ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्डी अपांटी एक ही बात है, अपाती। तो मैं गोल्जी बॉडी बोलूंगा मैं बार बार, एक ही बात है वो, गोल्जी बॉडी। इसको पढ़ते हैं, ये क्या होता है। तो ये सेल में इसका क्या काम होता है, इसी को गोल्जी काय भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है, ये नाम कई बार पूछ लिया जाता है, इसका नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये लाइपोकॉन्ड्रिया। इसे कहा जाता है मदर ऑफ सेल। अब इसको मदर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो काम होता है ना मेनली वो मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट, जैसे तुमने देखा घर में माँ का काम होता है मैनेजमेंट करना, अगर कोई चीज खत्म हो गई है तो उसको मंगा के रखना, कौन सी चीज खत्म होने वाली है, कितना पैसा कहाँ जाना है, कहाँ से पैसा आने वाला है, ये पूरा घर का जो मैनेजमेंट होता है वो माँ रखती है। इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्जी बॉडी को मदर ऑफ सेल, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या रखेगी, मैनेजमेंट रखेगी सेल के अंदर की, कौन सी जगह किस चीज की जरूरत है, कितना जरूरत है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मदर ऑफ सेल। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको एक और नाम से जाना था, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। देखो ट्रैफिक पुलिस सेल का काम होता है क्या, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको दिशा दिखाना कि तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें इधर जाना है। ये पुलिस का ही काम होता है, ट्रैफिक पुलिस का। अब पता चला इस रास्ते पे बहुत लोग पहले से है तो इस रास्ते को थोड़ा ब्लॉक कर देगा पुलिस वाला, वो कहेगा ऐसे घूम के चले जाओ, तो या फिर इस रास्ते जाना है, तुम्हें इस रास्ते जाना है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी करेगी। इसे पोकर्स या मूवर्स भी कहा जाता है। मूवर्स मतलब किसी कोई मान लो कोई चीज है जो यहाँ सेल में पड़ी है, उसको कहीं जरूरत है जिधर, उसको उठा के वहां ले जाएगी, यहाँ से यहाँ ले आएगी किसी को, तो इसको ये चीजों को मूव कराने में भी काम आता है, इसलिए इसको पोकर्स और मूवर्स भी कहते हैं। यानी यहाँ से पकड़ के वहां रख दिया, वहां से पकड़ के कोई चीज यहाँ ला दी। तो मैं फिर से बताता हूँ, गोल्गी बॉडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। तो गोल्गी बॉडी से पहले तो ये निकनेम याद कर लेना, इसके बहुत पूछे जाते हैं, जैसे गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या लाइपोकॉन्ड्रिया। इसे मदर ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसे ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी मैनेजमेंट का काम करती है। ट्रैफिक पुलिस का काम भी ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना होता है। इसे पॉकर्स और मूवर्स भी कहते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाने का काम होता है इसका। अब इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे डिटेल में से। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसे। यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ये दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन इसे पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कई बार कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसे प्लांट सेल में किस नाम से जाना जाता है, तो डिक्टियोसोम से। और एनिमल सेल में ये गोल्जी बॉडी के नाम से मिलेगी आपको। ठीक है, इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना होता है। जैसे आपने प्लांट सेल देखी थी अभी आपने ऐसे करके, इस प्लांट सेल में यहाँ तो मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसी परत देखी होगी आपने अभी जो मैंने दिखाया था इस तरह से, इसको कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल बनाने का इसका काम होता है मेनली, तो यह सेल प्लेट, इस सेल प्लेट को भी बनाने का काम करता है। तो ये क्या करती है गोल्जी बॉडी, यहाँ पे जैसे कोई भी फैट वैट है तो उसको पकड़ेगी अपने साथ, उठा के ले जाएगी और यहाँ चिपका देगी सेल वॉल के साथ, इधर इधर चिपका देगी। तो इस तरह से काम करती है। तो ये वसा तथा प्रोटीन को इकट्ठा करती है, यानी जहां भी वसा या यानी जहां भी सेल के अंदर फैट पड़ा हुआ है या प्रोटीन्स पड़ी है, तो उन प्रोटीन को ये क्या करेगी, अपने से चिपकाएगी, उठाएगी और जाके दीवार से चिपक जाएगी, जिससे कि ये दीवार मोटी होती जाएगी और ग्रोथ करती जाएगी। ये काम इसका होता है। तो वसा तथा प्रोटीन को इकट्ठा करना इसका काम होता है। यह एंजाइम की सीक्रेशन का कार्य करता है, एंजाइम सीक्रेशन। तो यह एंजाइम को सीक्रेशन का कार्य भी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, हाँ। सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम मिलकर 24 प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करती है। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन और जो लाइसोसोम है ये दोनों मिलके क्या करते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम बनाते हैं। अभी मैं एंजाइमों के बारे में बताऊंगा ये एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम आप ऐसे समझ लो जैसे घर में जैसे खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए अगर आपको देखोगे तो तेल चाहिए आपको, बिना तेल के खाना नहीं बनेगा।
क्योंकि ये जल जाएगा। तो ठीक वैसे ही होता है आपके एंजाइम, या ऐसे समझ लो खाना बनाना तो सबसे पहले गैस होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसमें गैस नहीं दोगे तब तक खाना पक ही नहीं सकता। तो ठीक वैसे ही काम करते एंजाइम। तो एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को प्रारंभ कराने का काम करते हैं। इसलिए गोल्जी बॉडी को सीक्रेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसीलिए इसको सीक्रेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, आपके 24 प्रकार की एंजाइम बनाती है। तो एंजाइम बनाने का काम करता है ये गोल्जी बॉडी। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक होते हैं, लेकिन राइबोसोम का अभाव होता है। ये भी आपको याद रखना है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। मैंने कहा था आपको, इसको ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हुआ आपका गोल्जी बॉडी समाप्त। तो गोल्जी बॉडी से क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे जो मेनली आ सकते हैं, एक तो ये निकनेम बहुत आते हैं, मदर ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, फोकस मूवर्स, या सेल के यातायात प्रबंधक भी कहते हैं इसे। खोज तो नॉर्मल सा नाम है तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, ये पूछा जाता है कि प्लांट में इसको किस नाम से आना था, तो डिक्टियोसोम से। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे सीक्रेटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेना एक बार। तो यहाँ से हुआ आपका समाप्त कौन सा, गोल्जी बॉडी। अगला जो पार्ट है इसको पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये देखो। अब मैं एक बार फिर से सेल को दिखा देता हूँ आपको। अब लाइसोसोम को देखो यहाँ ध्यान से, एक मिनट दोस्तों। अब लाइसोसोम को देखो यहाँ से, देखो। ये देखो, ये जो लाइसोसोम है ना, ये केवल और केवल किसमें मिलेगा आपको, एनिमल सेल में। ये लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं है लाइसोसोम। तो ये याद रखना है आपको। अब लाइसोसोम के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप। क्या क्वेश्चन बनेंगे लाइसोसोम से। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, इंपोर्टेंट है। इसकी खोज डी ड्यूबे ने की थी। तो आप ऐसे याद रख लेना, ले डूबे। ले डूबे, लाइसोसोम मतलब डी ड्यूबे। तो डी ड्यूबे ने इसकी खोज की थी, सन मत याद रखना, कुछ जरूरी नहीं है। ये डायग्राम है, देख लेना, कोई ये वैसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, लाइसोसोम जो होता है ना, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है एक तरह से। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 4 से लेके 5, यानी ये एसिडिक फॉर्म होती है। एसिडिक फॉर्म होती है, और लार में ये पाया जाता है। तो लाइसोसोम आपको कहाँ मिलेंगे, जनरली लार में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी के और पार्ट्स में नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, पर आपको मेनली लार में मिल जाते हैं। तो देखो, जैसे ही हम भोजन खाते हैं ना कभी भी, तो ये सीधे मुंह में जाता है। अब जो आपने रोटी खाई उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस लगे होंगे, हो सकता है आपने एक सेब खाया जो धोया नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हो गए। तो वो सीधे आपके मुंह में गए, और मुंह से कहाँ जाएंगे, सीधे पेट में। इस तरह से तो आपको हर बार इन्फेक्टेड हो जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। तो होता क्या है, जब हमारा खाना मुंह में जाता है ना, तो कई बार डॉक्टर हमें सलाह देता है कि इसे बहुत देर तक चबाना चाहिए, इसमें अच्छे से लार मिलाओ, फिर इसे निगलना चाहिए। होगा क्या, कि आपकी जो लार होती है उस लार में होते हैं लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे रोटी या कोई भी चीज खाने की चीज पे बैक्टीरिया लगे हैं, तो जैसे ही ये मुंह में जाएंगे तो ये लार के माध्यम से सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, और फिर ये खाना आपकी बॉडी में चला जाएगा, तो उतना नुकसानदायक नहीं होगा आपको। तो इसलिए लाइसोसोम आपको कहाँ मिलेंगे, आपको लार में ही मिल जाएंगे ये। तो कई बार कहते हैं ना कि चोट लग जाए तो उसमें मतलब लार लगा लो आप। तो लार से क्या होता है, वो चोट सही हो जाएगी। या कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके मुंह की जो लार है ना, वो जमीन पे गिर जाने दो, और वहां चेंटियां हैं, तो वो चेंटियां मर जाएंगी आपकी, क्योंकि उसके अंदर होता है लाइसोसोम। ये आपके आंसू में भी मिलता है लाइसोसोम आपको। इसलिए जब भी आपके आंसू गिरेंगे ना किसी के ऊपर, तो अगर जमीन में वो चींटी के ऊपर गिर गए तो बेचारे चींटियों को मार देंगे वो आंसू। तो लाइसोसोम आपको आपके आंसुओं में भी मिलता है, लाइसोसोम आपके लार में भी मिलता है। बहुत सारे पार्ट्स है जहाँ पर लाइसोसोम मिलेगा। तो ये कुछ पढ़ लेना ये पॉइंट। इसके अंदर बीकर पाए जाते हैं। देखो ये देखो, इसके अंदर बीकर पाए जाते हैं। भीकर जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष उत्प्रेरक होते हैं, जो जैविक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। तो पढ़ना है आपको। लाइसोसोम में पाए जाने वाले बीकर विघटनकारी होते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन करते हैं। इसमें बहुत सी हानिकारक अम्लीय अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं। हानिकारक मतलब ये मार देते हैं दूसरे को। यह कोशिका विभाजन में सहायक भी होते हैं, ये कमी आता है। यह भारी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन भी करते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन आता है लाइसोसोम में।
आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम का मेनली कार्य क्या होता है आपकी बॉडी में, तो ये क्या करता है कि जैसे कोई भी अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस एंटर कर चुका है, या कोई भी जो आपकी बॉडी को हानिकारक पदार्थ है, यानी कोई भी ऐसा जो आपकी बॉडी को हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो इसके चारों तरफ जाएगा ये, और इससे चिपक जाएगा और खुद भी मर जाएगा और इसको भी मार देगा। इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइड बैग, यानी सुसाइड बैग ऑफ, इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो ये क्या करेगा, उससे जाके चिपक जाएगा और खुद भी मर जाएगा और सामने वालों को भी मार देगा। तो ये क्या करता है, यह बाहरी पदार्थों का भक्षण करता है एवं पाचन करता है, यानी इसकी बॉडी से ऐसे एंजाइम निकलेंगे बाद में लाइसोसोम से कि उसे मार भी देगा और उसको पूरी तरह बॉडी में डिजोल्व भी कर देगा, खत्म कर देगा पूरी तरह। तो उसका भक्षण भी कर लेगा और उसका पाचन भी कर लेगा। यानी पहले तो कोशिश करेगा कि मान लो कोई दुश्मन सामने से आगे कोई बैक्टीरिया या वायरस है तो उसको मार दे, लेकिन अगर उसे मार नहीं पाता कई बार तो उससे ज्यादा चिपक जाता तो खुद भी मर जाएगा, उसे भी मार देगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है। टॉप मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे लाइसोसोम में से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो लाइसोसोम में से यही क्वेश्चन बनता है। इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। ये लार में पाए जाते हैं। लाइसोसोम मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, अग्नाशय में मिल जाएंगे, पैनक्रियाज में, लिवर में मिल जाएंगे, आपके अमाशय में मिल जाएंगे, स्टमक मतलब पेट में, मस्तिष्क में सेलों में भी मिल जाते हैं आपको ये, मतलब काफी जगह मिलते हैं बॉडी में। यह कोशिका में पाचन में सहायक होते हैं, तो कोशिका के पाचन में भी सहायता करते हैं। मान लो कोई चीज आपके गलत चीज चली गई, कोई बैक्टीरिया है तो उसको खा जाएंगे और फिर आसानी से बच जाएगा। मनुष्य की आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आगे समझ आएगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे हमारी जो आरबीसी होती है ना, वो मरती है ना, तो इस हमेशा स्प्लीन में जाके मरती है। अब ये मैं सब आपको बताऊंगा कि स्प्लीन क्या होता है, जब बायोलॉजी को और गहराई से पढ़ेंगे आप अपने, जब ऑर्गन्स पढ़ेंगे ना अपन, जैसे मैं लिवर पढ़ाऊंगा आपको, फिर लंग्स पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे आपको। तो मनुष्य की जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सुना होगा, जो आपके ब्लड में होती है, तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब देखो लाइसोसोम का क्या काम होता है कि किसी को मार देना, मारने के बाद उस डेड बॉडीज को भी पूरी तरह गला देती है, डिजोल्व कर देता है लाइसोसोम। अब मनुष्य की जो आरबीसी है ना, जब वो मरती है ना, मरती है, अब मर तो जाती है लेकिन वो डिजोल्व नहीं होती बॉडी में। तो अब उसमें लाइसोसोम नहीं है, अगर लाइसोसोम होता तो ये वहीं मर जाती। तो इसको डिजोल्व होने के लिए, जैसे अपन कोई व्यक्ति मर जाता तो उसे अपन शमशान घाट ले जाके उसे का क्रियाकलाप करके उसको डिजोल्व कर देते पूरी तरह। तो ठीक वैसे ही आरबीसी के साथ भी करना है। तो आरबीसी मर गई, लेकिन मरने के बाद इसमें लाइसोसोम नहीं है, तो लाइसोसोम ना होने के कारण इसकी डेड बॉडीज को, या फिर ये जब मरती है ना तो इसे लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, तो मरने से पहले ये कहाँ पहुंच जाएगी, स्प्लीन में पहुंच जाएगी, या फिर ये लिवर में चली जाती है, तो लिवर में जाके ये मरती है आरबीसी। तो मनुष्य की आरबीसी में क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए मनुष्य की आरबीसी हमेशा स्प्लीन या लिवर में जाके मरती है। इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, देखो वहां जाके ये मरेगी। अच्छा, इसके अपवाद कौन कौन से हैं, तो ऊंट और लामा दो अपवाद हैं। ऊंट और लामा ऐसे दो, आप कह सकते हो, जानवर हैं जिनके आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है। ऊंट तो आपने देखा है, लामा क्या होता है, लामा बिल्कुल गधे जैसा प्रजाति होती है जो साउथ अमेरिका में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल गधे जैसा। तो ये होता है। तो ऊंट और लावे के आरबीसी में आपको क्या मिलेगा, केंद्रक, सॉरी, ऊंट और आरबीसी, सॉरी, ऊंट और लामा की आरबीसी में आपको लाइसोसोम मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड कैंसर के समय सेल का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट लाइसोसोम ही होता है। देखो जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर होती है ना, उसमें होता क्या है, देखो लाइसोसोम का काम होता है, जैसे कोई उसे लगता है कि कोई दुश्मन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है जो बॉडी में एंटर कर चुका है, तो इसको मारेगा। और मारने के बाद अगर मर गया तो ठीक है, नहीं तो खुद भी मरेगा, इसे भी मार देगा। अब होता क्या है, कैंसर सेल के साथ क्या होती है कि कैंसर सेल दिखने में ऐसी लगेगी जैसे कोई दुश्मन है, ठीक है, तो दुश्मन को पकड़ के ये मार देगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन कैंसर सेल क्या है, कई बार क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम है ना, ये एकदम पगला जाता है। कैसे, ये अंतर क्रिएट नहीं कर पाता कि ये कैंसर सेल है या अपनी अच्छी वाली सेल है, मतलब अपनी सेल है,
बॉडी की, यानी जो ग्रोथ करेगी बॉडी की। तो उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता कई बार ये। तो ये क्या करता है, कई बार अपनी ही सेलों को मारना चालू कर देता है। ये वैसे समझ लो जैसे कोई सैनिक है और जो समझ ही नहीं पा रहा कि ये पाकिस्तानी है कि इंडियन है, तो वो कई बार क्या करेगा, इंडियन को भी मार देगा, पाकिस्तानियों को भी मार देगा, फिर वो और इंडियंस को मारना चालू कर देगा। तो ठीक वैसे ही लाइसोसोम होता है। तो ब्लड कैंसर के समय ये क्या करता है, लाइसोसोम अपनी ही सेलों को डैमेज करने लगता है, शरीर की सेलों को, और इसलिए व्यक्ति की डेथ हो जाती है बाद में जाके। तो ब्लड कैंसर के समय ये क्या हो जाता है, कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ तक हुआ दोस्तों आपका। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया बहुत अच्छे से थे, फिर मैंने आपको लाइसोसोम करा दिया आपको बहुत अच्छे से। आप इन दोनों टॉपिकों को पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, इन दोनों से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना काफी है, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना अगला लेक्चर कल।